नमस्ते। और आज के इस खास चर्चा सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं मेक्सिको की पहचान टेकीला की रंगीन दुनिया में। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया है ये। हमारे पास टेकीला पर एक गाइड के कुछ दिलचस्प हिस्से हैं जो इसकी कहानी, इसे बनाने के तरीके और इसकी बारीकी पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हाँ, काफी डिटेल में जानकारी है इसमें। तो आज का मकसद क्या है? ये समझना कि टेकीला सिर्फ एक पीने की चीज नहीं है। इसमें संस्कृति, इतिहास और हाँ, विज्ञान सब कुछ मिला हुआ है। बिल्कुल सही। अगेव के पौधे से बोतल तक का इसका सफर कैसा है, चलिए पता लगाते हैं, खोलते हैं इसे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये टेकीला चीज क्या है? ये बस कोई आम शराब तो नहीं लगती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेकीला मेक्सिको का एक डिस्टिल्ड पेय है और खास बात यह है कि ये सिर्फ नीले अगेव मतलब ब्लू अगेव पौधे के पकाए हुए रस से बनता है। अच्छा, सिर्फ नीले अगेव। हाँ। और देखिए, मेक्सिको में ज्यादातर अगेव से बनी स्पिरिट्स को मेज़काल कहते हैं। टेकीला की शुरुआत भी एक तरह से मेज़काल के तौर पर ही हुई थी। उसे कहते थे वीनो मेज़काल डे टेकीला। वीनो मेस्काल डे टेकीला मतलब टेकीला इलाके का मिस्काल। एग्जैक्टली। और ये मिस्काल और टेकीला नाम कहाँ से आए? इनका मतलब क्या है? मेज़काल का मतलब है पका हुआ अगेव। ये वहाँ की पुरानी नहवातल भाषा से आया है। पका हुआ अगेव। इंटरेस्टिंग। हाँ, और टेकीला ये नाम शायद टेकिटाल शब्द से बना है, जिसका मतलब हो सकता है काम करने की जगह। और ये उस टेकीला घाटी से जुड़ा है जहाँ ये बनना शुरू हुआ। मतलब 1640 के दशक तक तो ये एक ठीक-ठाक लोकल इंडस्ट्री बन चुकी थी। अच्छा, तो ये नीला अगेव पौधा ही क्यों? इसमें ऐसा क्या खास है भाई? देखिए, अगेव का पौधा मेक्सिको की पुरानी सभ्यताओं के लिए बहुत बहुत जरूरी था। मतलब स्पेनिश लोगों के आने से पहले हजारों साल से। हजारों साल से? हाँ, वहाँ के लोग इसे खाने, घर बनाने, कपड़े बनाने सबके लिए इस्तेमाल करते थे। स्पेनियों ने भी इसकी अहमियत समझी और इसे पता है क्या कहा? अजूबों का पेड़। अरे वाह, अजूबों का पेड़। कमाल है। हाँ, क्योंकि इतने काम आता था। दिखता कैसा है ये? क्या ये कैक्टस जैसा होता है? मैंने सुना है। नहीं नहीं, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। कैक्टस नहीं है ये, असल में लिली और प्याज के परिवार का पौधा है। एक रसीला पौधा, सक्यूलेंट जिसे कहते हैं। ओह, लिली और प्याज, ये तो सोचा नहीं था। हाँ, और मेक्सिको में इसकी 130 से ज्यादा किस्में मिलती हैं। इसकी वो तलवार जैसी पत्तियां होती हैं ना, और कांटे, वो इसे रेगिस्तान जैसे माहौल में बचाते हैं। और एक और मजेदार बात है शायद इसके बारे में, रात में सांस लेने वाली। हाँ बिल्कुल, ये पानी बचाने के लिए रात में सांस लेता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेता है। इसे CAM मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बड़ा स्मार्ट पौधा है। कमाल है। पर टेकीला के लिए सिर्फ नीला अगेव ही क्यों चुना गया? इतनी किस्में हैं तो। अच्छा सवाल है। नीला अगेव या अगेवे टेकिलाना वेबर वार अजूल, ये ज्यादातर हालिस्को राज्य में उगता है। और इसकी खासियत ये है कि ये बाकियों के मुकाबले जल्दी तैयार हो जाता है, करीब 5 साल में। ओह, सिर्फ 5 साल? हाँ, बाकियों को ज्यादा टाइम लगता है। और इसमें चीनी की मात्रा भी ज्यादा होती है, जो फर्मेंटेशन मतलब अल्कोहल बनाने के लिए अच्छी है। अच्छा। पहले कई तरह के अगेव इस्तेमाल होते थे, पर फिर 19वीं सदी के आखिर में एक बीमारी फैली, जिसके बाद नीले अगेव पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। और फिर 1964 के बाद तो नियमों में ही आ गया कि सिर्फ यही इस्तेमाल होगा। अच्छा, तो नियम भी बन गया। और इसे उगाते कैसे हैं? बीज से? बीज से भी उगता है, पर वो नेचुरल तरीका है। पौधे के नीचे से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, उन्हें हिजुएलोज या पप्स कहते हैं, उनसे भी उगाया जाता है। हिचुएलोज? हाँ, और बीज तब बनते हैं जब पौधे पर एक लंबा डंठल निकलता है, क्योते कहते हैं उसे। उस पर फूल आते हैं। फूल भी आते हैं? हाँ, और इन फूलों का रस पीने के लिए चमगादड़ आते हैं और वही परागण मतलब पॉलिनेशन करते हैं। चमगादड़? हाँ, लेकिन आजकल ज्यादातर किसान क्लोनिंग करते हैं, मतलब उन्हीं छोटे पौधों ह्यूएलोस से नए पौधे उगाते हैं। क्लोनिंग? इसके फायदे नुकसान भी तो होंगे। हाँ बिल्कुल। फायदा ये है कि सारे पौधे एक जैसे होते हैं, तो फसल का अंदाजा लगाना आसान होता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है। हाँ, ये तो है। पर इसका बड़ा नुकसान ये है कि पौधों में जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब आनुवांशिक विविधता वो खत्म हो जाती है। ओह, तो इसका मतलब अगर कोई बीमारी या कीड़ा आया तो सारे पौधे एक साथ खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि उनमें लड़ने की अलग अलग क्षमता नहीं होती, सब एक जैसे हैं। ये तो चिंता की बात है।
और आपने चमगादड़ों का जिक्र किया, उनका और टेकीला का क्या कनेक्शन है? कुछ प्रॉब्लम इसमें? हाँ, ये एक जरूरी रिश्ता है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। चमगादड़ फूलों का रस पीकर पॉलिनेशन करते हैं, जिससे पौधों में विविधता बनी रहती है। ठीक है। लेकिन टेकीला बनाने के लिए किसान वो फूल वाले डंठल क्योते को उगते ही काट देते हैं, क्यों काट सकते हैं? ताकि पौधे की सारी एनर्जी, सारी शुगर उसके दिल यानी पीनिया में जाए, जिससे टेकीला अच्छी बने। लेकिन फिर चमगादड़ों का क्या? एग्जैक्टली इससे चमगादड़ों का खाना कम हो जाता है, उनकी आबादी पर असर पड़ रहा है। ओह नो। इसी चिंता को देखते हुए अब कुछ प्रोड्यूसर्स बैट फ्रेंडली प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। बैट फ्रेंडली? ये क्या है? इसमें वो कुछ पौधों को फूलने देते हैं, पूरा क्योते निकलने देते हैं, ताकि चमगादड़ों को खाना मिलता रहे और पॉलिनेशन भी हो। वाह, ये तो बड़ी अच्छी पहल है। मतलब टेकीला पीने वाले अनजाने में चमगादड़ों की मदद कर सकते हैं अगर वो बैट फ्रेंडली टेकीला चुने। हाँ बिल्कुल, ये एक बढ़िया तरीका है सपोर्ट करने का। अच्छा, अब जरा टेकीला के इतिहास पर आते हैं। ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? डिस्टिलेशन वाली? देखिए, मेक्सिको में फर्मेंटेड ड्रिंक्स तो पहले से बनते थे, अगेव से भी, पर डिस्टिलेशन की तकनीक आई स्पेनिश लोगों के साथ 1519 के बाद। स्पेनिश लोग लाए? हाँ, खासकर फिलिपिनो नाविकों के जरिए जो उनके जहाजों पर होते थे। वो लोग नारियल के रस से वीनो डे कोकोस बनाते थे डिस्टिल करके। अच्छा, नारियल से? हाँ, धीरे धीरे ये तकनीक अगेव के लिए अपनाई गई और 1620 से 1640 के दशक तक टेकीला घाटी में अगेव से वीनो मिस्काल बनने लगा था। ठीक है, और ये दुकानदारी कब शुरू हुई? मतलब कमर्शियल स्केल पर? पहला ऑफिशियल लाइसेंस मिला 1795 में होजे मारिया ग्वादालुपे दे क्वेर्वो को। हालांकि उनका परिवार शायद पहले से बना रहा था। क्वेर्वो ब्रांड आज भी सबसे बड़ा है। हाँ, क्वेर्वो तो बहुत फेमस है। फिर 19वीं सदी में मेक्सिको की आज़ादी की लड़ाई चली तो उससे थोड़ी रुकावट आई, लेकिन बाद में इसी मेस्काल को टेकीला नाम मिल गया उस इलाके के नाम पर। और एक्सपोर्ट कब शुरू हुआ? एक बड़ा मोड़ आया 1873 में, जब सिनोबियो सोजा ने पहली बार टेकीला अमेरिका एक्सपोर्ट की। सोजा भी एक बड़ा नाम है आज। हाँ, सोजा भी सुना है। यहीं से समझिए कि मॉडर्न टेकीला इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। इसी दौर में स्टीम पावर वाले उपकरण भी आने लगे, प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा। और 20वीं सदी में क्या हुआ? उसमें तो काफी कुछ हुआ होगा। हाँ, 20वीं सदी में तो बहुत उतार चढ़ाव रहे। मैक्सिकन क्रांति हुई, फिर अमेरिका में प्रोहिबिशन मतलब शराबबंदी। ओह हाँ, प्रोहिबिशन। उससे तो टेकीला की मांग बढ़ी होगी। हाँ, चोरी छिपे जाने लगी। फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूरोप से शराब आनी बंद हो गई, तो अमेरिका में टेकीला की मांग एकदम से बढ़ गई। अच्छा। मांग इतनी बढ़ी कि सप्लाई कम पड़ गई, और यहीं से वो गन्ने की शराब मिलाने का चलन शुरू हो गया, मतलब मिक्सटो बनने लगी। अच्छा, तो ये मिक्सटो वर्ल्ड वॉर के टाइम से शुरू हुई? हाँ, जरूरत की वजह से। इसी वजह से 1949 में पहला कानून बना कि टेकीला सिर्फ हालिस्को में बननी चाहिए और 100% अगेव से। ओके। फिर 1974 में आया DOT यानी डिनोमिनेशन द ओरिजिन। इसने पक्के तौर पर तय कर दिया कि टेकीला कहाँ बन सकती है और कैसे बन सकती है। उसके बाद से नियम और सख्त होते गए हैं, और हाल के सालों में फिर से 100% अगावर टेकीला पर जोर बढ़ा है। आपने DOT का जिक्र किया, डिनोमिनेशन ऑफ द ओरिजिन। ये क्या चीज है? ठीक से, ये जैसे शैंपेन या स्कॉच के लिए होता है, वैसा कुछ? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, GI। मतलब जैसे शैंपेन सिर्फ फ्रांस के शैंपेन इलाके में बन सकती है, वैसे ही टेकीला सिर्फ मेक्सिको के कुछ तय इलाकों में ही बन सकती है। कौन कौन से इलाके हैं ये? सिर्फ हालिस्को? शुरुआत हालिस्को से हुई थी, जो टेकीला का गढ़ है, पर बाद में इसका दायरा बढ़ाया गया। इसमें हालिस्को पूरा और 4 दूसरे राज्यों के कुछ हिस्से शामिल हैं, ग्वानाहातू, मिचुआकान, नायरित और तमालेपास। दायरा बढ़ाया गया। इस पे कोई विवाद भी है क्या? आपने तामुलीपास का नाम लिया। हाँ बिल्कुल, खासकर तमालेपास राज्य को शामिल करना काफी विवादास्पद रहा है। क्यों? क्योंकि ये राज्य टेकीला घाटी से मतलब हालिस्को से सैकड़ों मील दूर है, और इसका टेकीला बनाने का कोई पुराना इतिहास भी नहीं है जैसा हालिस्को का है। तो फिर इसे क्यों शामिल किया? लगता है इसे 1976 में राजनीतिक और आर्थिक कारणों से जोड़ा गया। जैसे अमेरिका बॉर्डर के पास है तो सप्लाई आसान हो जाए, टेरोअर मतलब वहां की मिट्टी या पारंपरिक कल्चर के आधार पर नहीं। आलोचक कहते हैं कि इससे GI का जो असली मकसद होता है, यानी किसी जगह की खासियत को बचाना, वो कहीं पीछे छूट गया, बस नाम की सुरक्षा रह गई। अच्छा, ये तो गड़बड़ है थोड़ी। और ये NOM और CRT क्या बलाएं? सुनने में बड़े टेक्निकल लगते हैं, इनको कैसे समझे? आसान भाषा में समझिए,
NOM मतलब नॉर्मा ऑफिशियल मेक्सिकाना, वो सरकारी रूल बुक है। रूल बुक? हाँ, जिसमें सब लिखा है कि टेकीला कैसे बनेगी, उसकी क्या खासियतें होंगी, कितने टाइप की होगी, क्या मिला सकते हैं क्या नहीं, सब कुछ। ओके। और CRT? CRT मतलब कंसेjo रेगुलेडोर डेल टेकीला, ये वो संस्था है जिसे सरकार ने इन NOM रूल्स को लागू करवाने और चेक करने का काम सौंपा है। आप इसे टेकीला पुलिस कह सकते हैं। टेकीला पुलिस, ये अच्छा है। हाँ, ये खेत से लेकर बॉटल तक सब पर नजर रखती है। अगेव की गिनती, डिस्टिलरी का इंस्पेक्शन, लैब में टेस्टिंग, सब कुछ। तो अगर बॉटल पर CRT और NOM का लोगो है, मतलब वो असली नियमों के हिसाब से बनी टेकीला है। हाँ, वो लोगो यही गारंटी देता है। और बॉटल पर एक NOM नंबर भी होता है ना, उसका क्या मतलब है? हाँ, NOM नंबर उस डिस्टिलरी की पहचान है जहां वो टेकीला बनी है। हर रजिस्टर्ड डिस्टिलरी का अपना यूनिक NOM नंबर होता है। अच्छा, तो उस नंबर से पता चल जाता है कि किसने बनाया। हाँ, पर यहाँ एक पेंच है। क्या? एक ही NOM नंबर वाली डिस्टिलरी कई अलग-अलग ब्रांड की टेकीला बना सकती है, अपना ब्रांड भी और दूसरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भी। ओह, मतलब एक ही जगह कई तरह की टेकीला बन सकती है। हाँ, और कुछ ब्रांड को अपना टेकीला अलग-अलग डिस्टिलरीज से भी बनवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर। इसे माकीला कहते हैं। माकीला? हाँ। तो सिर्फ NOM नंबर देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है कि टेकीला का स्टाइल या क्वालिटी कैसी होगी। आपको ब्रांड पर भी ध्यान देना होगा। मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बॉटल खरीदते वक्त। चलिए अब आते हैं टेकीला के प्रकारों पर। हाँ। कितने तरह की होती है ये कैटेगरीज? मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज हैं। 2? कौन सी? पहली है टेकीला, जिसे आम बोलचाल में मिक्स तो कहते हैं। हालांकि अब लेबल पर मिक्स तो लिखना अलाउड नहीं है, सिर्फ टेकीला लिखा होता है। अच्छा, मिक्स तो नाम हट गया। हाँ, इसमें कम से कम 51% शुगर नीले आगेव से आनी चाहिए। बाकी 49% तक दूसरी चीजों से आ सकती है, जैसे गन्ने की चीनी या कॉर्न सिरप। ओके, 51% अगेव। और दूसरी कैटेगरी? दूसरी है 100% अगेव टेकीला। जैसा नाम से ही साफ है, ये पूरी तरह सिर्फ नीले आगेव की शुगर से बनी होती है। और इससे बोतल में भी वही भरना होता है? हाँ, इसे मेक्सिको के उसी तय इलाके डॉट में ही बोतल में भरना जरूरी है। मिस्टो को बाहर ले जाकर भी बोतल में भर सकते हैं। समझ गया। तो ये मिस्टो की क्वालिटी कैसी मानी जाती है? पहले तो शायद इससे अच्छा नहीं मानते थे। हाँ, पारंपरिक रूप से इसे कमतर समझा जाता था, क्योंकि इसमें अगावे का फ्लेवर उतना प्योर नहीं होता। पर अब कुछ अच्छी क्वालिटी की मिस्टो भी वापस आ रही हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि 100% अगावे टेकीला काफ़ी महंगी हो गई हैं, तो कॉकटेल्स वगैरह के लिए जहां दूसरे फ्लेवर्स भी होते हैं, अच्छी मिस्टो एक किफ़ायती ऑप्शन हो सकती है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, और फिर वो ब्लैंको, रेपोसादो, अनेहो, ये सब क्या है? ये कैटेगरीज हैं या कुछ और? ये टेकीला के 5 वर्ग हैं, मतलब क्लासेस। ये इस बात पे निर्भर करते हैं कि उन्हें ओक बैरल में कितनी देर रखा गया है, यानी एजिंग हुई है या नहीं। अच्छा, एजिंग के हिसाब से बताएं जरा। सबसे पहला है ब्लांको या प्लाटा या सिल्वर। ये बिना एजिंग वाली होती है या बस 2 महीने से कम स्टील या ओक टैंक में रखी होती है। इसमें आपको अगेव का असली ताज़ा कच्चा स्वाद मिलता है। मतलब सबसे प्योर फॉर्म? हाँ, कह सकते हैं। डिस्टिलर की कारीगरी इसी में परखी जाती है। ठीक है, अगला। फिर आता है रेपोसाडो, जिसका मतलब है रेस्टेड। इसे ओक बैरल में 2 महीने से लेकर 1 साल से कम तक रखा जाता है। रेस्टेड? हाँ, इसमें अगेव की ताजगी भी रहती है और ओक से हल्के नोट्स जैसे वनीला या कैरेमल के वो भी आने लगते हैं। एक अच्छा बैलेंस होता है। ओके, फिर है अनेहो, मतलब एज्ड। इसे 1 साल से 3 साल तक ओक बैरल में रखा जाता है। बैरल 600 लीटर से छोटे होने चाहिए। 1 से 3 साल? हाँ, ये थोड़ी गहरी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसका रंग भी गहरा होता है। अक्सर विस्की पीने वालों को ये पसंद आती है। अच्छा, और इसके बाद? इसके बाद है एक्स्ट्रा अनेहो, यानी एक्स्ट्रा एज्ड। इसे 3 साल से ज्यादा ओक बैरल में रखा जाता है। ये सबसे नया वर्ग है, 2006 में जोड़ा गया। ये और भी ज्यादा रिच और स्मूथ होती हैं। वाह, 3 साल से ज्यादा। और 5वां वर्ग कौन सा है? 5वां है होवेन या ओरो या गोल्ड। ये आमतौर पर मिक्स तो कैटेगरी की होती हैं। अच्छा, ये मिक्स तो होती है ज्यादातर। हाँ। इसमें रंग और स्वाद के लिए एडिटिव्स जैसे कार्मल कलर मिलाए जाते हैं। कभी कभी 100% अगेव वाली भी हो सकती है, जिसमें ब्लैंको में थोड़ी एज टेकीला,
रेपोसादो या अनेहो मिला दी जाती है। ओके, तो मतलब जो गोल्ड टेकीला होती है वो अक्सर मिक्स तो होती है और उसमें कलर मिला होता है। हाँ, ज्यादातर मामलों में। तो क्या ये माना जाए कि ज्यादा पुरानी एज्ड टेकीला हमेशा बेहतर होती है, अनेहो या एक्स्ट्रा अनेहो? ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। देखिए, एजिंग से स्वाद नरम होता है, वनीला, कारमेल, स्पाइस जैसे मीठे नोट्स आते हैं ओक से। पर कुछ लोग ब्लैंको का वो तीखा, ताज़ा, हर्बल, अगावे वाला स्वाद पसंद करते हैं। उन्हें लगता है एजिंग से वो असली कैरेक्टर दब जाता है। सही बात है। और बैरल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, अमेरिकन ओक या फ्रेंच ओक, नया है या पुराना, ये सब भी स्वाद पर बहुत असर डालता है। और आपने कहा था एजिंग में कुछ उड़ भी जाती है। हाँ, बैरल में रखे रखे कुछ टेकीला भाप बनकर उड़ जाती है। इसे एंजल शेयर कहते हैं स्कॉटलैंड में, यहाँ हेलिस्को में इसे मरमा कहते हैं। साल का 5 से 10% तक लॉस हो सकता है। अरे बाप रे, 10%? तो वो महंगी इसीलिए भी होती है शायद। हाँ, ये भी एक कारण है। आपने एडिटिव्स का जिक्र किया था हवेन के लिए। क्या मतलब, क्या 100% अगावे टेकीला में भी कुछ मिलाया जा सकता है? मुझे लगा 100% मतलब 100%। हाँ, यहीं पर ज्यादातर लोग चौंक जाते हैं। 100% अगावे का मतलब सिर्फ ये है कि उसमें जो फर्मेंटेबल शुगर है वो 100% नीले अगावे से आई। अच्छा, सिर्फ शुगर? हाँ, लेकिन नियमों के मुताबिक सभी तरह की टकीला में, चाहे वो ब्लैंको हो या एक्स्ट्रा अने हो, 100% अगेव ही क्यों ना हो, उसमें 1% तक 4 तरह के एडिटिव्स मिलाने की इजाजत है। 1% तक? क्या क्या मिला सकते हैं? 4 चीजें हैं। कार्मेल कलर, रंग को एक जैसा या गहरा करने के लिए। ग्लिसरिन, मुंह में स्मूथ फील लाने के लिए। ओक का सत या एक्सट्रैक्ट, बिना एजिंग के ओक जैसा फ्लेवर देने के लिए। और शुगर बेस्ड सिरप, मिठास या फ्लेवर बढ़ाने के लिए। इन्हें एबोकैंट्स कहते हैं। अरे बाप रे, मतलब मेरी 100% एगे बने हो में भी ये सब हो सकता है? हो सकता है, हाँ। और सबसे बड़ी बात, इन्हें लेबल पर बताना जरूरी नहीं है। क्या? ये तो ट्रांसपेरेंसी की कमी है। बिल्कुल। इसीलिए जो लोग प्योर, बिना मिलावट वाली टेकीला चाहते हैं, वो उन ब्रांड्स को ढूंढते हैं जो बताते हैं कि वो एडिटिव फ्री है। हालांकि ये पता करना आसान नहीं है। ये तो पूरी कहानी बदल देता है। अच्छा, आजकल एक और चीज बहुत दिखती है, क्रिस्टलिनो टेकीला। वो क्या बोला है? क्रिस्टालिनो, हाँ, ये आजकल काफी पॉपुलर है। ये असल में एज्ड टेकीला होती है, जैसे अनेहो या एक्स्ट्रा अनेहो। एज्ड होती है पर दिखती तो सफेद है, ब्लैंको जैसी। हाँ, वही तो ट्रिक है। उसे बनाने के लिए एज्ड टेकीला को फिल्टर किया जाता है, अक्सर एक्टिवेटेड चारकोल से। ये फिल्ट्रेशन उसका रंग निकाल देता है, पर एजिंग से आए कुछ फ्लेवर और स्मूथनेस बनी रहती है, ऐसा दावा किया जाता है। तो ये अच्छी चीज है या बस मार्केटिंग गिमिक? इस पर भी इंडस्ट्री में बहस है। कुछ कहते हैं कि ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है, ब्लैंको जैसी क्रिस्पनेस और एज जैसी स्मूथनेस। दूसरे कहते हैं कि फिल्टर करने से रंग के साथ साथ बहुत सारा फ्लेवर और कैरेक्टर भी निकल जाता है, और ये बस दिखने में अच्छी लगने वाली चीज है। काफी कुछ चल रहा है टेकीला की दुनिया में। चलिए अब जरा इसे बनाने के तरीके पर आते हैं। ये सफर अगेव से बॉटल तक कैसे तय होता है, स्टेप बाय स्टेप? जरूर। मोटे तौर पर कुछ मुख्य पड़ाव है। अगोव उगाना और काटना, उसे पकाना, रस निकालना, फर्मेंट करना, डिस्टिल करना और फिर शायद एजिंग और बॉटलिंग। ठीक है। हर पड़ाव पर बनाने वाले टेकीलेरो के पास कई चॉइसेस होती हैं, और हर चॉइस फाइनल टेकीला के स्वाद पर असर डालती है। तो पहला स्टेप उगाना और काटना। हाँ, खेती और कटाई, हार्वेस्ट। नीला अगोव 5 से 8 साल लेता है पूरी तरह पकने में। ये बहुत मेहनत का काम है। 5 से 8 साल, काफी लंबा समय। हाँ, फिर कुशल किसान आते हैं जिन्हें हिमादोरेज कहते हैं। वो एक खास तरह का तेज धार वाला औजार इस्तेमाल करते हैं, जिसे कुआ कहते हैं। कुआ? हाँ, उससे वो सारी पत्तियां काटकर पौधे का दिल यानी पिन्या निकालते हैं। ये अनानास जैसा दिखता है, इसीलिए इसे पिन्या कहते हैं। अच्छा, और ये कितना बड़ा होता है? ये 10-15 किलो से लेकर 70-80 किलो या उससे भी ज्यादा वजन का हो सकता है। इन्हें जल्दी से डिस्टिलरी तक पहुंचाना जरूरी होता है। ओके, पिनिया आ गया डिस्टिलरी में। अब आता है पकाना, कुकिंग। इसका मकसद है अगेव के अंदर जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन्युलिन, उन्हें सरल शक्कर फ्रक्टोज में बदलना। तभी खमीर यीस्ट उसे खाकर अल्कोहल बना पाएगा। पकाने के क्या तरीके हैं? कई तरीके हैं, बिल्कुल। और यहीं से स्वाद में फर्क आना शुरू हो जाता है। पहला,
पारंपरिक तरीका है ईंट के बने अवन, ब्रिक ओवन्स, हॉर्नोस। इनमें पीनिया को धीमी आंच पर भाप में धीरे धीरे पकाया जाता है, 24 से 36 घंटे या उससे भी ज्यादा। इतना लंबा टाइम? हाँ, पर माना जाता है कि इससे अगेव अच्छे से कैरेमलाइज होता है और स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और दूसरा तरीका? दूसरा है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव्स ये बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के प्रेशर कुकर जैसे होते हैं। इनमें हाई प्रेशर स्टीम से पीनिया 8 से 12 घंटे में पक जाता है। ये तेज है, एफिशिएंट है। पर स्वाद पे असर पड़ता होगा? कुछ लोग मानते हैं हाँ कि इसमें हॉर्नो जैसा गहरा भुना हुआ स्वाद नहीं आ पाता। और तीसरा और सबसे विवादास्पद है डिफ्यूजर्स। ये सबसे नया और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल तरीका है। डिफ्यूजर ये कैसे काम करता है? इसमें पिनिया को पकाया नहीं जाता, पहले उसे कच्चा ही श्रेड करके एक बड़ी मशीन डिफ्यूजर में डाला जाता है। फिर गर्म पानी या कभी-कभी एसिड का इस्तेमाल करके उसमें से शक्कर निचोड़ ली जाती है। बिना पकाए? हाँ, शक्कर निकालने के बाद उस रस को पकाया जाता है या सीधे फर्मेंट कर लिया जाता है। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब कम अगाव से ज्यादा टेकीला बनती है। पर स्वाद? यहीं पर बड़ा सवाल है। ज्यादातर पारंपरिक बनाने वाले और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डिफ्यूजर से बनी टेकीला में वो कॉम्प्लेक्सिटी, वो पका हुआ अगाव का स्वाद नहीं होता। वो थोड़ी फ्लैट या न्यूट्रल लगती है। ये तो जानना जरूरी है। पकाने के बाद क्या होता है? पकाने के बाद बारी आती है रस निकालने की, एक्सट्रैक्शन की। पके हुए नरम अगाव से मीठा रस निकालना होता है, जिसे अग्वामियल कहते हैं। इसके क्या तरीके हैं? 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है तहोना। ये एक बहुत बड़ा भारी पत्थर का पहिया होता है जो ज्वालामुखी के पत्थर से बना होता है। इसे गधे, घोड़े या आजकल मोटर से घुमाया जाता है और ये पके हुए अगेव फाइबर को कुचलता है। पत्थर का पहिया, ये तो बहुत पुराना तरीका लग रहा है। हाँ, ये बहुत पुराना और मेहनत वाला तरीका है। इससे रस कम निकलता है, पर माना जाता है कि इससे अगेव के फाइबर भी रस में मिल जाते हैं, जो स्वाद को एक खास कैरेक्टर देते हैं। और दूसरा तरीका? दूसरा और आजकल सबसे आम है रोलर मिल, मोलिनो। ये एक गन्ने के मिल जैसी होती है। इसमें मैकेनिकल रोलर्स पके हुए अगेव को दबाकर और श्रेड करके रस निकालते हैं। ये तहोना से ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, रस निकल गया। अब फर्मेंटेशन। हाँ, अब आता है फर्मेंटेशन। ये बहुत जरूरी स्टेप है जहाँ जादू होता है। जादू? हाँ, यहाँ खमीर, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अगेव के रस की शक्कर को खाता है और उसे इथेनॉल, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। और स्वाद? हाँ, इसी प्रोसेस में अल्कोहल के साथ साथ बहुत सारे और कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें कॉन्जेनर्स कहते हैं। यही कॉन्जेनर्स टेकीला को उसका अनोखा स्वाद और खुशबू देते हैं। फ्रूटी, फ्लोरल, हर्बल, स्पाइसी नोट्स। ये कहाँ होता है? ये बड़े बड़े टैंकों में होता है, जो स्टेनलेस स्टील, लकड़ी या कभी-कभी सीमेंट के भी बने हो सकते हैं। टैंक का मटेरियल भी फ्लेवर पर असर डाल सकता है। और खमीर कौन सा इस्तेमाल होता है? खमीर या तो हवा में नेचुरली मौजूद होता है, वाइल्ड फर्मेंटेशन, या फिर बनाने वाले अपना खास कल्चर वाला खमीर इस्तेमाल करते हैं या बाजार से खरीदा हुआ। खमीर की चॉइस भी स्वाद पर बहुत असर डालती है। कितना टाइम लगता है इसमें? पारंपरिक तरीके से खुले टैंकों में 3 से 6 दिन या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, जबकि तेज इंडस्ट्रियल तरीकों में कंट्रोल टेम्परेचर पर 24 घंटे से भी कम में हो जाता है। अच्छा, अब फर्मेंटेशन के बाद? फर्मेंटेशन के बाद जो लिक्विड मिलता है उसे मोस्तो या मोस्तो मुएरितो, डेड मस्ट कहते हैं। इसमें अल्कोहल कम होता है, करीब 4 to 8%। अब इसे डिस्टिल करना है। डिस्टिलेशन मतलब अल्कोहल को अलग करना? हाँ, बिल्कुल। डिस्टिलेशन का मकसद है पानी और दूसरी चीजों से अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट करना। टेकीला को कानूनन कम से कम 2 बार डिस्टिल करना जरूरी है। 2 बार? कैसे करते हैं? आमतौर पर कॉपर पॉट स्टिल्स का इस्तेमाल होता है। तांबा जरूरी है क्योंकि वो सल्फर कंपाउंड्स को हटाता है, जिससे स्वाद साफ आता है। पॉट स्टिल्स? हाँ, पहली डिस्टिलेशन से जो मिलता है उसे ऑर्डिनारियो कहते हैं। इसमें करीब 20-25% अल्कोहल होता है। फिर इसे दोबारा डिस्टिल किया जाता है। दूसरी बार में क्या होता है? दूसरी डिस्टिलेशन में डिस्टिलर बहुत ध्यान से काम लेता है। वो शुरुआत में निकलने वाले हिस्से, हेड्स या पुंतास, इसमें खराब अल्कोहल और अशुद्धियां होती हैं, और आखिर में निकलने वाले हिस्से, टेल्स या कोलास, इसमें भारी ऑयली कंपाउंड्स होते हैं। और बीच का हिस्सा रखता है?
हाँ, बीच का सबसे अच्छा हिस्सा जिसे हार्ट या एल कोराज़ोन कहते हैं, वही फाइनल टेकीला बनता है। इसमें करीब 55-60% अल्कोहल होता है। क्या कॉलम स्टिल्स भी यूज होते हैं? हाँ, कुछ बहुत बड़ी कंपनियां ज्यादा एफिशिएंसी के लिए कॉलम स्टिल्स का भी इस्तेमाल करती हैं, खासकर मिक्सटो बनाने के लिए। ये लगातार चलते रहते हैं, पर माना जाता है कि इनसे फ्लेवर थोड़ा कम हो जाता है पॉट स्टिल के मुकाबले। ओके, डिस्टिलेशन हो गया, अब टेकीला तैयार। लगभग। अब आता है फिनिशिंग का स्टेज। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो डिस्टिल्ड टेकीला, जो करीब 55% एबीवी पर होती है, उसमें पानी मिलाकर उसे पीने लायक स्ट्रेंथ पर लाया जाता है। आमतौर पर 38% या 40% एबीवी। अच्छा, और पानी कौन सा? पानी का सोर्स भी स्वाद पर असर डाल सकता है। कुछ लोग स्प्रिंग वाटर यूज करते हैं, कुछ फिल्टर्ड वाटर। अच्छा, और फिर अगर ब्लैंको नहीं बनानी है तो उसे एजिंग के लिए ओक बैरल्स में डाला जाता है, रिपोसाडो, अनेहो या एक्स्ट्रा अनेहो बनाने के लिए। और फिल्ट्रेशन? हाँ, बॉटलिंग से पहले आमतौर पर थोड़ी फिल्ट्रेशन होती है ताकि कोई कण वगैरह न रह जाए, और क्रिस्टलिनो बनाने के लिए तो बहुत ज्यादा चारकोल फिल्ट्रेशन होती है, जैसा हमने बात की थी। और एडिटिव्स? वो कब मिलाते हैं? एडिटिव्स अगर मिलाने हो तो आमतौर पर एजिंग के बाद और बॉटलिंग से पहले मिलाए जाते हैं, ताकि फाइनल प्रोडक्ट का कलर, फील और फ्लेवर कंसिस्टेंट रहे। और फिर आखिर में बॉटलिंग? हाँ, फिर उसे कांच की बोतलों में भरा जाता है। सिरामिक भी अलाउड है। लेबल पर सारी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। कैटेगरी टेकीला या 100% अगेव, क्लास ब्लैंको, रेपोसाडो आदि, एनओएम नंबर, सीआरटी का लोगो, मेड इन लेक्सिको और एबीवी। बाप रे, कितना कुछ होता है एक बोतल टेकीला बनाने में। हर कदम पर इतने सारे विकल्प, और हर विकल्प स्वाद बदल सकता है। बिल्कुल, इसीलिए हर टेकीला अलग होती है। अब ये बताइए कि ये बनाता कौन है? इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है? क्या सब बड़ी कंपनियां ही हैं? यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। एक तरफ है बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, जैसे डियाजियो, जिनके पास डॉन हुलियो है, बिकार्डी, पैट्रॉन, पेनोड रिकार्ड, उल्मेका, एवियान, बीम सेंटोरी, सोजा, हॉर्नेटोस, और हाँ, कुएर्वो परिवान भी, जो अब पब्लिक कंपनी है। तो ये बड़े नाम सब बड़ी कंपनियों के पास है? ज्यादातर हाँ। दुनिया की लगभग आधी टेकीला तो बस यही 4-5 कंपनियां बेचती हैं, और करीब 14-15 कंपनियां मिलकर 75% मार्केट पर कब्जा रखती हैं। ओ, मतलब दबदबा है इनका। हाँ, इनका फोकस बड़े पैमाने पर उत्पादन, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पर होता है। अक्सर ये एफिशिएंसी के लिए ऑटोक्लेव या डिफ्यूजर जैसे तरीके अपनाती हैं। और दूसरी तरफ छोटे प्लेयर भी हैं। हाँ, बिल्कुल है। दूसरी तरफ हैं करीब 1400 छोटे, अक्सर परिवार द्वारा चलाए जाने वाले उत्पादक। ये बाकी का 25% टेकीला बनाते हैं। इनको लिटिल टेकीला कह सकते हैं? कह सकते हैं, जैसे टपाटियो, सिएते लिग्वाज, फोर्टेलेजा, एल टेसोरो, गस्काहुइन। इनका फोकस किस पर होता है? ये ज्यादातर पारंपरिक तरीकों पर, क्वालिटी पर, टेरुआयर पर ध्यान देते हैं। हॉर्नों में पकाना, तहूना से कुचलना, धीरे धीरे फर्मेंट करना। इनका उत्पादन अगेव की उपलब्धता और कीमतों पर ज्यादा निर्भर करता है, न कि सिर्फ मार्केट की डिमांड पर। तो मतलब एक तरफ है स्केल और एफिशिएंसी, दूसरी तरफ है क्राफ्ट और ट्रेडिशन। बिल्कुल, और ये दोनों तरह के प्लेयर्स जरूरी हैं इंडस्ट्री के लिए। दिल चुन रहे हो। डिस्टिलरी वो फिजिकल जगह है जहां टेकीला बनती है और उसे एक एनओएम नंबर मिलता है। ठीक है। ब्रांड वो नाम है जिसके तहत टेकीला बेची जाती है। अब एक ही डिस्टिलरी, जिसका एक एनओएम नंबर है, अपने खुद के ब्रांड के अलावा दूसरे कई ब्रांड्स के लिए भी टेकीला बना सकती है, कॉन्ट्रैक्ट पर। इसे माकीला कहते हैं। तो मतलब दो अलग अलग ब्रांड की बोतल पर अगर सेम एनओएम नंबर है तो वो एक ही जगह बनी है। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक जैसी हो सकता है एक ब्रांड के लिए अलग तरीके से बनाई गई हो, दूसरे के लिए अलग, या एक डिस्टिलरी का अपना प्रीमियम ब्रांड हो और वो दूसरों के लिए सस्ती टेकीला भी बनाती हो। ओह, तो एनओएम नंबर सिर्फ लोकेशन बताता है, क्वालिटी या स्टाइल नहीं। एग्जैक्टली। इसलिए सिर्फ एनओएम नंबर देखना काफी नहीं है। आपको ब्रांड की रेपुटेशन, उसके बनाने के तरीके अगर पता चल सकें, और रिव्यूज पर भी ध्यान देना चाहिए। वाकई ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने आज देखा कि टेकीला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है भाई। ये अगेव के पौधे से शुरू होकर मेक्सिको के इतिहास, कल्चर, फिर इतनी सारी जटिल प्रोडक्शन की प्रक्रियाओं और कड़े नियमों से गुजरकर हम तक पहुंचती है। बिल्कुल, ये एक पूरी कहानी है बॉटल के अंदर।
और हमने ये भी समझा कि कैसे ये इंडस्ट्री परंपरा और आधुनिकता के बीच, छोटे उत्पादकों और बड़ी कंपनियों के बीच बटी हुई है। क्वालिटी और क्वांटिटी, कला और कारोबार के बीच एक लगातार खींचतान चलती रहती है। सही कहा। अगेव से बॉटल तक का ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प है। हर कदम मायने रखता है, हर चुनाव मायने रखता है। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। जिस तरह नीले अगेव पर दबाव बढ़ रहा है, मोनोकल्चर से जेनेटिक डाइवर्सिटी घट रही है, चमगादड़ों पर असर पड़ रहा है, और जिस तरह डिफ्यूज़र जैसी इंडस्ट्रियल तकनीकें बड़े पैमाने की मांग पूरी करने के लिए ज़रूरी होती जा रही हैं, उसे देखते हुए असली या प्रमाणिक टेकीला का भविष्य क्या है? गहरा सवाल है। क्या परंपरा और दुनिया भर की बढ़ती मांग एक साथ चल सकती हैं? या हमें दो अलग-अलग तरह की टेकीला को स्वीकार करना होगा? एक जो बड़े पैमाने पर बनती है, आसानी से मिलती है, और दूसरी जो कम मात्रा में बनती है, पारंपरिक तरीकों से, और शायद ज़्यादा महंगी भी होती है। इस पर सोचने के लिए काफ़ी कुछ है। बेहतरीन सवाल, और शायद इसका जवाब हर पीने वाले को खुद ढूंढना होगा अपनी पसंद और वैल्यूज़ के हिसाब से। आज इस गहरी और दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखा। मुझे भी मज़ा आया। धन्यवाद।